हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे 10 AM और 9 PM पर आपको डेली लाइव क्विज करवाया जाता है, जिसको अटेंड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। समाजशास्त्री अध्ययन में सशक्त अभिजन अर्थात पावर एलीट की अवधारणा किसने दी है? अगस्त कॉम्ट, CW मिल्स, JS मिल्स या TV बाटोमोर? तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वह हो जाएगा CW मिल्स के द्वारा जो है पावर एलीट की चर्चा की गई है। तो इसी नाम से उनका एक पुस्तक भी है जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने कहा है कि ऐसे अभिजन होते हैं, पावर एलीट ऐसे अभिजन होते हैं जिनका व्यापार, सरकार, सेना आदि में जो है वर्चस्व रहता है। अगला है पावर एलीट की अवधारणा किसने दी है? तो सेम क्वेश्चन है, CW मिल्स। किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्ष का प्रथम या प्रमुख आधार है? कार्ल मार्क्स, AL कोजर, किंग्सले डेविस या CW मिल्स? तो राइट आंसर जो हो जाएगा किंग्सले डेविस के अनुसार स्वजाति जो है संघर्ष का प्रथम एवं प्रमुख आधार होता है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग जब अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं तो वहाँ पर वह एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जिस कारण संघर्ष होने लगता है। उसी को इन्होंने स्वजातिवाद कहा है। अगला है, यह किसने तर्क दिया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन के द्वारा समझा जा सकता है? AK शरण, MN श्रीनिवास, DP मुखर्जी या SC दुबे? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा DP मुखर्जी। DP मुखर्जी ने यह तर्क दिया कि अगर भारतीय समाज में परिवर्तन को समझना है तो भारत की परंपराओं का अध्ययन भी किया जाना चाहिए, ऐसा मुखर्जी कहते हैं। अर्थात परिवर्तन को समझना है तो परंपराओं में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है उसको भी उसके अनुसार ही समझा जा सकता है, कि भारत गाँव का देश है और यहाँ पे कई तरह की परंपराएं और संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। अगला है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा, यह किसने कहा है? RK मुखर्जी, DP मुखर्जी, GS घुरिये, MN श्रीनिवास? तो राइट आंसर हो जाएगा भी DP मुखर्जी का ही कथन है कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है। अगला है, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणुबम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है, यह किसका कथन है? कुप्पुस्वामी, क्रेच तथा क्रेचफील्ड, किम्बाल यंग, लासवेल? तो राइट आंसर हो जाएगा B क्रेच तथा क्रेचफील्ड के द्वारा यह कथन कहा गया है कि युद्ध के अस्त्र के रूप में जो प्रचार है वह अणुबम से भी अधिक घातक होता है, और वहीं अगर शांति के मंत्र के रूप में देखा जाए तो वह संयुक्त राष्ट्र से भी अधिक प्रभावी हो सकता है। प्रचार में क्या होता है, अपने विचार मंतव्य एक दूसरे को उसी रूप में पहुंचाने का एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें कि दूसरों की विचार क्रियाओं को एक निश्चित दिशा मोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। प्रचार अर्थात प्रोपोगंडा कहते हैं कि प्रोपोगंडा एक तरह से खतरनाक भी हो सकता है और एक तरह से शांति के लिए भी कार्य कर सकता है, ऐसा क्रिचफील्ड मानते हैं। अगला है, अभिकथन और कारण दिया है। तो अभिकथन दिया है कि विद्यालयों को छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन के लिए समर्थ बनाना चाहिए। कारण दिया है क्योंकि विचार की अविवेकी स्वीकृति मानसिक दासता के समान है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। अर्थात छात्र को इस प्रकार उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके कि वह किसी संदर्भ की आलोचना या तार्किक चिंतन कर सके। अगर व्यक्ति के अंदर कोई तार्किकता या क्षमता नहीं है तो वह मंदबुद्धि के समान ही होता है। अगला है, संपत्ति चोरी है, इस पर तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? प्रूधो, मैकियावेली, मैक्लेनन, जैक्स? तो राइट आंसर जो हो जाएगा संपत्ति चोरी है या कौन मानते हैं? प्रूधो का मानना है संपत्ति चोरी है।
क्रूधोदय जो है एक राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। इनकी जो कृति है व्हाट इज प्रॉपर्टी में इन्होंने कहा है कि संपत्ति एक चोरी है। व्हाट इज प्रॉपर्टी पुस्तक का नाम है। अगला है, किसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक होता है? अरस्तु, दुर्खी, कौटिल्य, यम के गांधी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु का कथन है कि मनुष्य जो है स्वभाव से ही सामाजिक होता है या सामाजिक प्राणी है। अगला है, किसने जैविक असमानता को प्राकृतिक तथा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया है? रूसो, प्लेटो, अरस्तु या सुकरात। तो रूसो ने जो है जैविक असमानता को प्राकृतिक और शारीरिक के रूप में संदर्भित किया है। अगला है, एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है वह बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है, एक बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है, समाज में रह पाने में कठिनाई का अनुभव करता है या जीवन का मौज उड़ा सकता है। तो एक व्यक्ति जो होता है अगर वह पूर्णतः पथभ्रष्ट होता है तो समाज में वह रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है, अर्थात समाज में उसको हेय दृष्टि से देखा जाने लगता है, जिससे वह समाज से सामंजस्य नहीं बैठा पाता, इसलिए उसे कठिनाई महसूस होता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। एक में अवधारणा है, दूसरे में कारक। तो विकास जो है संबंधित होता है, विकास परिवर्तन एवं आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। प्रगति जो है एक निश्चित दिशा में होती है, परिवर्तन होती है लेकिन एक निश्चित दिशा में होती है। उद्विकास जो होता है वह परिवर्तन और दिशा में संबंधित है, और अनुकूलन होता है परिवर्तन और नियत परिस्थिति के अनुसार होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, सभी एक तरह से सुमेलित ही हैं, तो हमारा हो जाएगा पी 1 2 3 4। अगला है, किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढांचा एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? मार्क्स ने, अकबर ने, डॉक्टर सरन ने या लेपियर ने। तो यहाँ राइट आंसर हो जाए मार्क्स ने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग है एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था। 10 जनवरी 1992, 13 जनवरी 1992 को, 17 जनवरी 1992 या 23 जनवरी 1992। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का जो गठन किया गया था वह 13 जनवरी 1992 को किया गया, और इसके गठन में जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है से जुड़ा हुआ है। इसका जो गठन हुआ है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वह पिछड़े वर्ग या गरीब लोगों के कौशल विकास व स्वरोजगार उपलब्ध कराना, अर्थात उसको आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। अगला है, मनरेगा से आशय है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो मनरेगा का जो फुल फॉर्म क्या होगा, वह होगा ए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या एक्ट। अगला है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना या सभी। तो यह सभी जो है मनरेगा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल किए। इसमें महिला पुरुषों दोनों को एक समान से जो है 100 दिन के लिए कार्य उपलब्ध कराया जाता था, और इससे सामाजिक समावेशन भी सुनिश्चित किया गया है।
तो यहाँ राइट आंसर जो है वह हो जाएगा हमारा डी। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2005, 2003, 2004 या 2006? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है यह 2004 में लाया गया था और बाद में इसको जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है विलय कर दिया गया। इसमें जो है इस कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो है अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए समुचित आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। अगला है सामाजिक घटना की नाडेल की अवधारणा 3 मापदंडों अर्थात कसौटियों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? तो नॉडेल की अवधारणा के 3 मापदंड कौन से इसमें से नहीं है? सामाजिक घटनाओं में पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, सामाजिक घटनाओं का टिकाऊपन, बदलता संतुलन या सामाजिक घटनाओं की विशिष्टता। तो राइट आंसर हो जाएगी जो नॉडेल ने चर्चा की थी अपने अवधारणा सामाजिक घटना के 3 मापदंडों में, उसमें सामाजिक घटनाओं की विशिष्टता सम्मिलित नहीं है, जबकि सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति, सामाजिक घटनाओं का टिकाऊपन, बदलता संतुलन उनके द्वारा बताया गया है। अगला है सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने परिभाषित किया है? डेविस एवं मूर, मैकाइवर एवं पेज, गर्थ एवं मिल्स या हर्बर लोक्स या होलबॉर्न? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, गर्थ और मिल्स ने कहा है जो सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था के या क्षेत्र के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। गर्थ और मिल्स ने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था एवं अधिकारों के संदर्भ में संदर्भित करते हुए यह कहा कि सामाजिक संरचनाएं जो होती हैं वह स्थिर नहीं होती है, वे अचल तथा गतिशील हो सकती हैं, वे जो होती हैं एकता की शुरुआत करके बनाए रखती हैं, अर्थात वह एकता बनाए रखती हैं और विघटित भी कर सकती हैं, अर्थात वह एकजुटता भी ला सकती हैं सामाजिक संरचना में और उसको तोड़ भी सकती है, ऐसा मिल्स और गर्थ का मानना है। निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? एंथनी गिडिंग्स, लेवी स्ट्रास, टी पार्सन्स या सासुरे? तो संरचनाकरण की जो अवधारणा दी है वह दी है एंथनी गिडिंग्स ने। एंथनी गिडिंग्स ने 1970 में अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी में संरचनाकरण की अवधारणा प्रस्तुत की है। इन्होंने कहा कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है। वहीं लेवी स्ट्रास हैं जो संरचनावादी के नाम से जाने जाते हैं, संरचनावाद, और वही सासुरे जो है वह भाषाविद या भाषावादी के नाम के लिए प्रमुख है। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन के नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है? मिशेल फुको, जैक्स दरिडा, एंथनी गिडिंग्स या एफ जोसेफ? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा सी, एंथनी गिडिंग्स ने जो है समय स्थान को सामाजिक जीवन से नए सिरे से परिभाषित किया है और उसके लिए उन्होंने समय स्थान दूरीकरण की जो है फ्रेमवर्क तैयार किया था, अर्थात अवधारणा तैयार की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी 1991 में जो है वैश्वीकरण को आधुनिकता का परिणाम बताया है और बताया कि वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जो कि समय और स्थान पे अपन एक नए सिरे से प्रभावित करती है, अर्थात समय और स्थान के हिसाब से वह प्रभावित करती है। और इनके अलावा द हार्वे जो हैं उन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी में गिडिंग्स की समय स्थान दूरीकरण के सिद्धांत को ऐतिहासिक योगदान दिया है। अगला है किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है?
स्टुअर्ट हॉल, जुर्गेन हैबरमास, जॉर्ज रिटर या एंथनी गिडिंग्स। तो गिडिंग्स मानते हैं कि आधुनिक समाज जो है एक भगोड़ा समाज है। कहते हैं आधुनिक समाज में जो है सारी दुनिया जो है भाग दौड़ में लगी है और इसमें बहुत अधिक जोखिम है, जिस कारण आधुनिक समाज जो है एक भगोड़ा समाज है। अगला है सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गिडिंग्स, पियरे बोर्दियू, मैकाइवर एवं पेज या पियर्सन। तो सांस्कृतिक संरचनावाद के जो है जो प्रतिपादक हैं वह पियरे बोर्दियू हैं। सांस्कृतिक संरचनावाद के अंतर्गत इन्होंने संरचनावाद के नए नियमों की बात की है और इन नियमों की इन्होंने आनुभविक स्थितियों का अनुमान लगाया है। कुछ व्यक्ति इन्होंने कहा जैसे लेवी-स्ट्रास आंतरिक संरचना को मस्तिष्क की देन मानते हैं और कुछ लोग संस्कृति की उपज मानते हैं। तो जो है सांस्कृतिक संरचनावाद पियरे बोर्दियू जो है वह संस्कृति जो आंतरिक संरचना है उसको संस्कृति की उपज मानते हैं। अगला है किसका मत है कि संपर्क और संचार सामाजिक अंतःक्रिया की दो मुख्य शर्तें हैं। पार्क और बर्गेस, आकबर एवं निपकाप, मैकाइवर एवं पेज, गिलिंग और गिलिंग। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए। पार्क और बर्गेस का कथन है कि संपर्क और संचार सामाजिक अंतःक्रिया की दो मुख्य शर्तें हैं। इन्होंने कहा है कि जो क्रिया होती है वह द्विपक्षीय होती है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अर्थात दो व्यक्ति या समूह हो सकते हैं जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया नहीं हो सकती है। तो इसलिए एक तो सामाजिक संपर्क होना चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने आना चाहिए या भौतिक या अभौतिक रूप से संपर्क होना चाहिए या संचार के माध्यम से व्यक्ति जुड़ सकता है। वहीं गिलिंग एंड गिलिंग का कहना है कि सामाजिक संपर्क अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है। इसी से रिलेटेड मैकाइवर पेज कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया एक विधि है जिसके द्वारा समूह के मनुष्यों के संबंध एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़ाव लेते हैं। अगला है पोलिस कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। थॉमस एवं नैनकी, पार्क एवं बर्गेस, लिपले एवं स्पेंसर या ड्यूबास या और लेविस। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा थॉमस एवं नैनकी के द्वारा जो है पोलिस कृषकों का अध्ययन किया गया था, जिसे इन्होंने 5 खंडों में प्रकाशित की है अपनी पुस्तक द पोलिस पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। थॉमस नैनकी ने इसमें पोलिस कृषक के सामाजिक संगठन, विघटन और पुनर्गठन को 3 चरणों से होते हुए चर्चा की है। अगला है किसने चिपको आंदोलन का व्यापक अध्ययन किया है। रणजीत गुहा, रामचंद्र गुहा, मेधा पाटकर और राजेंद्र सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा जो वह होगा रामचंद्र गुहा के द्वारा जो है चिपको आंदोलन का जो है व्यापक अध्ययन किया गया और जिसको अध्ययन करके इन्होंने द अनक्वाइट वुड्स नामक पुस्तक में इसकी जो है चर्चा की है चिपको आंदोलन की। अगला है सोरोकिन ने संबंधों के 3 प्रकारों में विभक्त किया है, निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है। पारिवारिक संबंध, संविधात्मक संबंध, अनिवार्य संबंध या ऐच्छिक संबंध। तो राइट आंसर होगा सी। ऐच्छिक संबंध की चर्चा जो है सोरोकिन नहीं करते हैं। उन्होंने 3 प्रकार की संबंध की चर्चा की है, एक फैमिलिस्टिक, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल, तीसरा व कंपल्सरी। उन्होंने कहा 3 प्रकार के संबंध होते हैं, एक तो परिवार का होता है, एक संबंध अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है और एक अपने आप अनिवार्य संबंध बन जाता है। जैसे पुत्र का माता के साथ अनिवार्य संबंध में, एक टीचर का स्टूडेंट के साथ संविधात्मक संबंध होगा और पिता का और पिता के परिवार वालों का संबंध पारिवारिक संबंध में होगा। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ या केशव चंद्र सेन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की है वह राजा राम मोहन राय जी ने किया है। इन्हें भारत के जो है
पुनर्जागरण काल का पिता भी माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय जो है वह अपने सामाजिक कार्यों के लिए अधिक प्रसिद्ध है और इन्होंने जो है सती प्रथा समाप्त करने में अपना प्रमुख योगदान दिया है। किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने का प्रयास किया? ज्योतिबा फुले, रामानुजम, स्वामी विवेकानंद, रंगाराव शिंदे। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है 19वीं सदी के अंत में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई और यह स्थापना उन्होंने जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध एक आंदोलन चलाने के बाद किया था। इन्होंने हरिजन लड़कियों के लिए स्कूल, विधवाओं के लिए जो है अनाथालय आदि खोले। फूले जो है ब्राह्मणों में श्रेष्ठतम उच्च पद को चुनौती देते हैं और आम जनता के लिए फूले जो है सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी के प्रति जो है प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। इन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाई और उनके विरुद्ध आंदोलन किया। आगे चलकर इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का जो नेतृत्व इन्होंने माली, तेली, कुणबी, सती आदि पिछड़े वर्गों के हाथों में था। जो फूले स्वयं माली थी। इनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जो समाज में सेवा और महिलाओं एवं निम्न जातियों के लोगों को शिक्षा का मुख्य रूप से प्रसार करने के लिए इन्होंने यह कदम उठाया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? पीडी नेट्टर, एलजी हवनूर, ईवी रामास्वामी नायर, एल उक्सिन। तो राइट आंसर यहाँ होगा सी, ईवी रामास्वामी नायर थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन किए थे। यह रूढ़िवादी हिंदुत्व का विरोध करते हैं और जो हिंदी की शिक्षा में अनिवार्यता थी उसका घोर विरोध इन्होंने कहा है। यह तमिल राष्ट्रवादी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणों को करारा प्रहार करते हुए द्रविड़ नाडु की मांग की, अर्थात एक द्रविड़ों के लिए अलग सा राज्य की इन्होंने मांग की थी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।